कल हम लोग देखे थे, अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है कहीं पे, टेंजेंशियल फोर्स आ गया, तो उस पॉइंट से टेंशन का वैल्यू क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, उस पॉइंट से वैल्यू बदल जाती है। लेकिन कई बार आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें जैसे मान लीजिए टेंशन क्या है ना, एक फोर्स है, तो टेंशन फोर्स जरूरी नहीं है, ध्यान समझिएगा, टेंशन फोर्स जरूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रिंग में लगे, वो रोप में भी लग सकता है। रोप मतलब मोटा वाला रस्सी जो होता है ना, बड़ी बड़ी रस्सी में आप देखें, इवन दो वायर में भी लग सकता है, ऐसा भी लग सकता है। तो अगर कभी मास दे देगा, कभी मास दे देगा, तो टेंशन का कैलकुलेशन थोड़ा अलग हो जाएगा और हर पॉइंट पर वैल्यू अलग अलग रहेगा। मेरी बात समझो, इस चीज को थोड़ा यहाँ पे डील करेंगे, और फिर जब हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे 11th के पार्ट 2 में जो है, वहां पे ये चीजें और अच्छे से आपका क्लियर होगा। जैसे ध्यान समझिए, ये एक स्ट्रिंग है, अगर अनलेस उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, नीचे कुछ भी मास लगा दो, तो इसके दो पॉइंट मान लो 1 और 2, दोनों पॉइंट पर टेंशन बराबर है, ये तो हम लोग जानते हैं। पर कब, जब तक ये स्ट्रिंग कैसा हो, मासलेस हो। अब जब मासलेस है तो ये स्ट्रिंग हो, रॉड हो, कुछ भी हो, अपने काम का नहीं है, सबके लिए एक ही बातें हैं। ये अप्लीकेबल है ओनली व्हेन स्ट्रिंग इज मासलेस। पर मान लीजिए ध्यान से, ये मान लो एक रॉड होता या एक स्ट्रिंग ही आपको दे देता और बोलता इसका कुछ मास, ये मान लो m है, और इसकी भी कुछ मास है, इसकी मास कुछ दे देता, मानो 10 kg 20 kg। अब आप दो पॉइंट पे अभी भी टेंशन होगा, ऐसा नहीं कि मास आ जाने से स्ट्रिंग टेंशन नहीं लगाएगा, है तो बना हुआ मॉलिक्यूल से, पर अब इसके दो पॉइंट का टेंशन अलग होगा। मान लो ये T1 है, ये T2 है, तो यहाँ T1 इक्वल नहीं होगा T2 के। इसका लॉजिक क्या है, T1 के नीचे सिर्फ यही मास नहीं, इतनी दूर स्ट्रिंग का भी तो मास है, उसका भी तो mg लगेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी अगर मास हो किसी रोप में, किसी रॉड में, या किसी स्ट्रिंग में मास दिया हुआ हो, तो हम लोग हर पॉइंट पर एक नहीं मानेंगे। फिर तरीका वही होगा कैलकुलेट करने, पूरा चैप्टर में एक ही चीज करना है, F इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, यही चैप्टर में, कुछ नया तो है ही नहीं। बस उस समय फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और हम लोग कैलकुलेशन कर देंगे इक्वेशन लिखकर, ठीक है। दूसरी पॉइंट समझिए, मास के साथ एक और प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, या तो सभी जगह यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, या नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब, जैसे मैं आपके सामने ये मार्कर दिखा रहा हूं, इसमें बताओ यहां से यहां तक मास यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, एंड इसका शेप ही नॉन यूनिफॉर्म है। यहां अगर आप 1 सेंटीमीटर जाओ, इतनी 1 सेंटीमीटर का मास और टॉप के 1 सेंटीमीटर का मास सेम होगा या अलग होगा, सोचो, अलग होगा ना। यहाँ पे ज्यादा थीकर है तो ज्यादा मास होगा, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म है मास का डिस्ट्रीब्यूशन शेप के कारण। हो सकता था शेप ऐसा हो, अंदर डेंसिटी अलग अलग हो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मास के कैलकुलेशन में एक काम करना पड़ेगा डेंसिटी का, ठीक है। इसको भी मैं म्यू बोल रहा हूं, ठीक है। म्यू इसलिए बोल रहा हूं कि ये लीनियर डेंसिटी है। लीनियर का मतलब हो गया मास बाय लेंथ, यहाँ तो वॉल्यूम लेंगे नहीं, किसी वायर का, किसी रोप का वॉल्यूम नहीं लेंगे, तो मास बाय लेंथ, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल मास ले लेंगे, टोटल लेंथ ले लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब अगर लीनियर डेंसिटी सेम है हर जगह, यानी यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपनी जेई मेंस का और नीट का लेवल यहीं तक है, वो वेरिएबल मास नहीं देता है, जेई एडवांस में लाता है वेरिएबल मास, तो अपने सिलेबस में कभी भी नहीं आएगा वेरिएबल मास, ठीक है। पर आपको इतना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ का मास ज्यादा हो, यहाँ का मास कम हो, यहाँ का मास कम हो। अब इसका यूज क्या है, ध्यान समझिए इसी क्वेश्चन में। जैसे मान लो ये पूरे का मास, लेंथ मान लो 5 मीटर है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतनी पोर्शन का अगर मास चाहिए, सिर्फ इतनी पोर्शन का, इतनी पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, अगर इसकी लेंथ मान लो 1 मीटर है या मान लो 2 मीटर है, पूरा 5 मीटर है, मुझे 5 मीटर का नहीं, मुझे किसी कैलकुलेशन के लिए सिर्फ इतनी दूर का चाहिए। तो पहला स्टेप तो आप ध्यान रखिए, म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू मतलब मास पर यूनिट लेंथ,
यानी कि टोटल मास 10 केजी है और टोटल लेंथ कितना है 5, तो कितना हो गया 2 केजी पर मीटर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, केजी पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, हर एक मीटर में यानी हर एक मीटर में मास कितना है 2 केजी का। मेरी बात समझ पा रहे हैं। इससे फायदा ये हुआ कि आपको जितनी पोर्शन का चाहिए उतनी पोर्शन का निकाल लोगे। ये मास हुआ 1 केजी का, ये जो हो गया मास 1 केजी का, मास ऑफ 1 केजी। अब मान लीजिए आपको 2 मीटर का मास चाहिए, तो आप बता सकते कितना मास 4 केजी। बचा हुआ पार्ट कितना का रहा होगा 3 मीटर का, टोटल 5 है तो बचे हुए का मास कितना रहा होगा 3 मीटर का 6 केजी, क्योंकि 1 मीटर का 2 केजी है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये एकदम सिंपल कैलकुलेशन होता है। आप पहले 1 केजी का निकाल 1 मीटर का निकाल लेंगे यूनिट मास का, फिर जितनी दूरी का चाहिए, मान लो कोई एक्स लेंथ का है तो उसका मास कितना हो जाएगा, कोई मान लो बोल दे यहां से यहां तक कोई एक्स मीटर है, बता इस एक्स मीटर का मास कितना होगा। तो आप बता सकते हैं ना जी, एक्स मीटर का मास कितना हो जाएगा, 1 मीटर का होता है 2 केजी, तो एक्स मीटर का एक्स इंटू 2 केजी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये हो जाएगा 2x। ये जरूरत पड़ेगा आपको। अब इस पे एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ा सा इतनी बातें सिर्फ नोट कर लीजिए। ये दो बिल्कुल अलग कंडीशन है। मास अगर दिया हुआ है स्ट्रिंग में, मास अगर स्ट्रिंग में दिया हुआ है तब की कंडीशन अलग है, मास नहीं दिया हुआ है तब की कंडीशन अलग है। मास ऑफ 1 मीटर, मास ऑफ 1 मीटर है ना, मास ऑफ 1 मीटर। ठीक है ना। आइए अब ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। अब आप काफी अपनी बुकलेट के लेवल पे आपका हो चुका है तैयार, अब बुकलेट का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आप क्या करोगे, देखो एक फोर्स नहीं पढ़े हैं स्प्रिंग, और एक फोर्स नहीं पढ़े फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन तो पूरा लॉज ऑफ मोशन के बाद में पढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन में बहुत सारा केस बनता है। तो अभी मुझे सिर्फ एक ही फोर्स आपको कराना है, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग का क्वेश्चन जो मिले उसको छोड़ दो, बाकी सारा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फ्रिक्शन का शायद टॉपिक ही अलग है ना। तो कहना है कि फ्रिक्शन और स्प्रिंग यही दो तो बचा हुआ है, बाकी लॉज ऑफ मोशन का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट है। चलिए एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी कंसेप्ट पे। सारी चीजें मैं इस क्वेश्चन में मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, सारी चीजें फिर मैं आपको एक प्रैक्टिस में दूंगा। देखो एक रॉड है मान लो, व्हाइट तो मना किए थे, ठीक है। इसमें दो पॉइंट है बी और ए और यहाँ की 1 मीटर लेंथ, बी और यहाँ की 3 मीटर लेंथ, और ये पूरा रॉड जो है इसकी जो लेंथ है ये हमारा दिया हुआ है 5 मीटर, मास दिया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा सा है, जो गिवन डाटा वो मैं लिख दे रहा हूँ 10 केजी, और बोला फाइंड टेंशन एट ए एंड बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर टेंशन निकालने बोला है, एक फोर्स भी लग रहा है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब हर चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा, एक बार देख लें फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे साथ में। ठीक है, देखो अभी मुझे ये समझ में आना चाहिए कि ए पॉइंट पर बी पॉइंट पर टेंशन सेम होगा या अलग होगा, अलग होगा। क्यों, क्योंकि मास अब इंक्लूड हो गया है, ये मास इस स्ट्रिंग का या रॉड का जिसका बोलिए। ठीक है, तो याद रखिए जिस पॉइंट पर निकालना है, पहला स्टेप माइंड में रखो, उस पॉइंट से चीजों को कट कर देते हैं। क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मान लो मुझे ए पॉइंट का निकालना है तो मैं इस पूरे रॉड को ए पॉइंट से कट कर दूंगा, ऐसा इमेजिनरी कट। अगर मुझे बी पॉइंट पर निकालना है तो पूरे रॉड को बी पॉइंट से कट कर देंगे, दो हिस्से में बन जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। फिर दोनों में से किसी एक पीस का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है और उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका मन इधर का भी बना सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा, इधर का भी बना सकते हैं। अंतर इतना होगा कि एक में थोड़ा कम कैलकुलेशन होगा, एक में ज्यादा होगा।
तो किसको करना ज्यादा अच्छा है? तो जिसमें मिनिमम फोर्स हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके। तो जैसे मान लीजिए मैं ना अभी ए पार्ट का मुझे निकालना है, टेंशन एट ए। मान लो मैंने सॉल्व करने के लिए सोचा कि मैं निकालूंगा टेंशन एट ए। तो मैंने इमेजिन किया ए से कट करने का। अब हमारे पास दो पार्ट बन गया, किसी एक पार्ट का बनाऊंगा। मान लो मैं ना ए पार्ट को लेकर आया, ठीक है। तो अब अपने लिए ये पूरी क्वेश्चन ये बन गया कि पार्ट ए ये, जिसकी लेंथ कितना है 1 मीटर, इसकी लेंथ हो गया 1 मीटर। इसमें एक फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। क्या मुझे बताएंगे यहाँ पे कोई और फोर्स लगेगा क्या? कौन सा फोर्स? टेंशन, वो निकालना ही है। तो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा टेंशन? क्या 100 न्यूटन की या उसके अपोजिट डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। मानो ये स्ट्रिंग है तो इसका तो ये एंड हो गया ना जी। तो जैसे देखो ये ध्यान से, ये स्ट्रिंग होता। अच्छा ये ध्यान से देखिए, दोनों पार्ट एक साथ बनाओ फिर आपको समझ में आएगा, नहीं तो एक ना पार्ट बी भी मैं बना रहा हूं, पार्ट बी में मिटा दूंगा। ध्यान समझे, ये है पार्ट बी, जो कि बचा हुआ कितना मीटर का हो गया, जो भी मीटर का हो गया। 1 मीटर है तो 4 मीटर का रह गया, ये है 4 मीटर का। बहुत ध्यान समझिए, पार्ट बी का भी ये पॉइंट ए है। हाँ, अब बहुत ध्यान समझो, ये बॉडी आगे जा रहा होगा, ये बॉडी आगे जा रहा होगा। तो पार्ट, ये जो पार्ट है इसको आगे कौन ले जा रहा है? 100 न्यूटन नहीं ले जा रहा है, क्योंकि 100 न्यूटन इस पार्ट पे तो लग ही नहीं रहा है। इस पार्ट को आगे कौन ले जा रहा होगा? टेंशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना? तो इस पॉइंट पर टेंशन उस डायरेक्शन में है। अब सोचो इस पॉइंट पर किधर डायरेक्शन रहा होगा? इस पॉइंट पे टेंशन की डायरेक्शन क्लियर समझिए। यहाँ पे जिस पॉइंट पे लगा रहे हो उससे बाहर की तरफ टेंशन लेना पड़ेगा, यहाँ पे लगा रहे हो इससे बाहर की तरफ लेना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? हेलो, क्लियर है ना? वो जो हम लोगों ने माइंड में उस समय एक ना आपको शॉर्टकट एक समझाया था कि कभी भी हो तो हम उसकी सेंटर की तरफ सोच लेंगे, वो पूरा कंबाइन सिस्टम का था। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा यहाँ पे सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि यहाँ पर टेंशन अगर अंदर की तरफ होगा, आप खुद सोचो, तो ये बॉडी को आगे कौन ले जाएगा? ये तो समझ में आ रहा है ना, ये बॉडी पूरा आगे बढ़ेगा। तो ये पार्ट को, ये वाला पार्ट आगे कैसे बढ़ रहा है? टेंशन से बढ़ रहा है ना। ये कुछ कुछ नॉर्मल रिएक्शन की तरह सोचना पड़ेगा, इसको इधर लेकर आ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये इधर इसे कौन खींच रहा होगा? ये टेंशन लगाया कौन? आंसर ये वाला पार्ट। और ये वाले पार्ट पे ये टेंशन कौन लगाया? आंसर ये वाला पार्ट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या करता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स दोनों मॉलिक्यूल चाहेगा सेपरेट नहीं होना, बाहर वाला उसको सेपरेट कर रहा है। तो इधर वाले को इधर वाला मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींच रहा होगा कि भाई तू मेरे पास ही रह, और इधर जितना मॉलिक्यूल्स है उस सब मॉलिक्यूल्स को ये वाला खींच रहा होगा कि मेरे पास ही रह। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो टेंशन का ओरिजिन तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है, तो आपको थोड़ा डायनेमिक होकर सोचना पड़ेगा। तो क्या मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आप टेंशन की डायरेक्शन सोच पा रहे हैं? वो तो ठीक है, एकदम शॉर्टकट में मैंने आपको समझा दिया था कि सेंटर की ओर, वहां पे ट्रू भी था, पर ये वो वहां पे ये कंसेप्ट नहीं चलेगा। फिर से बताओ, टेंशन दोनों पार्ट में क्लियर है? कैसा मानेंगे? बॉडी से बाहर की ओर, जो स्ट्रिंग है उससे दूर, और थोड़ा एक्चुअल कंडीशन हम लोग सोचेंगे भी कि कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। तो क्या भी ए पार्ट और बी पार्ट मतलब 4 मीटर और 1 मीटर दोनों में टेंशन क्लियर है ना डायरेक्शन? ये तो नहीं सोचे कि अंदर की तरफ होना चाहिए। ऐसे भी सोचो, टेंशन क्या करता है किसी में? मानो एक स्ट्रिंग है वो थोड़ा लूज है, टेंशन होने का मतलब क्या? उसको टाइट करना। क्लियर है मेरी बात? अगर कोई चीज इधर फोर्स लगा के टाइट हो रहा, टेंशन भी उधर लगे आए, तो टेंशन उसको टाइट कर रहा है या लूज कर रहा है? लूज कर रहा है ना। अगर उसी डायरेक्शन में लगेगा तब, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तब तो टेंशन का काम है इसको टाइट करना। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये 100 न्यूटन इसको टाइट करने की कोशिश करे, ये भी उधर ही लगा दे, तब तो लूज हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
अभी तक टेंशन का मतलब क्या हो, कोई स्ट्रिंग है उसमें टेंशन है, टेंशन है मतलब क्या है, उसमें एक टाइट, ऐसा समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ऊपर की तरफ तो नहीं सोच पाएंगे ना, इसी तरीके से। आइए, तो मैं सिर्फ नीचे का पार्ट बी का इसलिए डायग्राम बनाया कि टेंशन की डायरेक्शन में आपको दिक्कत ना हो। आइए, चलिए, टेंशन का डायरेक्शन क्लियर हो गया। अच्छा, अभी एमजी उमजी का सोचना नहीं है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन का मैं काम ही नहीं करूंगा, टेंशन मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जो कैलकुलेशन करना है हॉरिजॉन्टल का ही करना है, ठीक है। अब मुझे टेंशन निकालना है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाने के लिए अब आपके पास ये कंडीशन होना चाहिए, अगर तो ये रेस्ट में होगा तो टीए का वैल्यू सीधा कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर मूविंग होगा, तो अगर इस डायरेक्शन में मूविंग है तो 100 माइनस टी इक्वल टू एम ए, इस डायरेक्शन मूविंग है तो टी ए माइनस 100, ऐसा कुछ। तो अब ये मूविंग है या नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है, और कुछ बैरियर नहीं दिखाया है, पूरे सिस्टम पे लग रहा है तो आगे जा रहा हूं, यानी इसमें कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन होगा, तो इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलेरेशन भी है। अब एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितना है, ठीक है। तो अब आपको दो चीजें रेडी करना पड़ेगा, एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू, और दूसरा 1 मीटर का मास का वैल्यू। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मैं यहाँ साइड में निकाल रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन जो है पूरे सिस्टम का, पूरा सिस्टम मतलब पूरे रॉड का, क्या पूरा रॉड एक यूनिट तो है ही ना, पूरा रॉड एक यूनिट तो है ही, तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, फोर्स बाय मास। जब पूरा रॉड को एक मान लिए, टेंशन तो उसके अंदर का चीज है, इंटरनल फोर्स आप नहीं लोगे, एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 100 है और मास है पूरा 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि रॉड का हर एक हिस्सा या हर एक पॉइंट एक ही एक्सेलरेशन से चलेगा, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 हो गया। दूसरी चीज निकालेंगे हम लोग, डेंसिटी। डेंसिटी मतलब टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल मास 10 केजी, टोटल लेंथ 5 मीटर, टोटल मास 10 केजी, टोटल लेंथ 5, ये हो गया 2 केजी पर मीटर। तो आपको समझ में आ गया कि 2 केजी पर मीटर है, तो 1 मीटर का मास कितना होगा, इसका मास अब लगा दीजिए, बॉडी इधर जा रहा है, यानी 100 माइनस टी इक्वल टू एम ए, मास इसका है 2 और एक्सेलरेशन है 10। बातें समझ पा रहे हैं? ये हो गया 100 माइनस टी इक्वल टू 20, टी को इधर लेकर आ गया, तो टी का वैल्यू देखो 80 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप यहां तक लिखें, इस क्वेश्चन को पूरा मैं ही करूंगा, अभी सिर्फ आप इतना करो, इतनी नॉलेज से आप ना फिर से टीए निकालो इस वाले पार्ट से। अभी मैंने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, अभी जरा बचा हुआ पार्ट जो है 4 मीटर का, ये पूरा लिखने के बाद 4 मीटर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उसमें भी टीए आएगा, उससे सॉल्व करके देखना क्या 80 न्यूटन आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आता है, तो कभी भी ऐसा कुछ दिमाग में स्ट्रेस नहीं डालना है कौन सा पार्ट, पहले माइंड में जो क्लिक कर जाए उसको लीजिए। रिमेनिंग पार्ट से बनाइए, आप ये पार्ट का लीजिए 2 केजी का, सॉरी 4 केजी हो जाएगा, ये 1 केजी है, तो टोटल 5 केजी है ना, सॉरी टोटल 10 केजी है, ये 2 केजी था, तो रिमेनिंग पार्ट का मास 8 केजी है ना। रिमेनिंग पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, उससे टीए निकालिए जरा। आया सेम? नहीं आ रहा है? ओके, कोई नहीं, देखो मैं बोर्ड पे बना रहा हूं, इसे मैं मिटा रहा हूं। चलिए, आप और लिख दें, और मतलब उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, रिमेनिंग पार्ट हम बना रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट का मतलब हो गया, अब इसकी लेंथ है 4 मीटर, 4 मीटर लेंथ है, तो बताइए इसका मास कितना हो गया जी। अब तो 8 केजी समझ में आ गया। अब इसमें फोर्स देखो कौन सा है, तो बताओ इसको आगे कौन ले जा रहा होगा, यही वाला टेंशन, यही ना अपना ए पॉइंट है, तो ये है टेंशन ऑफ ए, और कोई फोर्स हॉरिजेंटली इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। कैसे बहुत ही आसान है, ये आगे भी जा रहा है, कितनी एक्सेलरेशन से, 10 मीटर से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बताओ इसमें क्या लगाओगे, टोटल फोर्स टी ए, एक ही फोर्स है, इक्वल टू एम ए, यानी टी ए इक्वल टू मास इसका है 8, एक्सेलरेशन है 10, तो टी ए का वैल्यू क्या आ गया 80। तो समहाउ उससे तो ज्यादा आसान यही पड़ा आपको, बेचारा क्या आगे जाएगा या पीछे जाएगा, ये आगे जाएगा, तो यानी कि इसमें एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ ही होगा ना।
अब वो आगे जाएगा तो इसमें आगे कौन ले जाएगा, कोई फोर्स ही ना ले जाएगा। ये फोर्स तो 100 न्यूटन थी, इस यहाँ पे है जी, इसको आगे ले जाने वाला कौन फोर्स है, यहाँ का टेंशन ही तो होगा। ये तो दोनों तरीके से आप देख पा रहे हैं ना। आइए अब आप बुद्धिमान हो चुके हैं, तो बुद्धिमानी का परिचय देते हुए यहाँ पे देखिए बी पे टेंशन निकालिए। कैसे निकालेंगे, अब हम कट कहां से करेंगे, बी से। अब हमारे लिए ये कट नहीं है, अब हमारे लिए ये कट नहीं है भाई, ये कट को भूल जाइए, ये कट अब आपका नहीं है। और यहां तक है 3 मीटर, ये पॉइंट का नाम है ए, ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। अब आप ओरली या मेंटल ऐसा सोचेंगे, ये कट यहां से किए, अब यहां से कट करेंगे। अब आपके पास दो हिस्सा ये बचा, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब उस दो हिस्से में किसी हिस्से से आप सॉल्व कीजिए, तो कुल मिलाकर क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं, सब मिलाकर एक ही चीज सीखना है, F इक्वल टू एम ए, जो न्यूटन सेकेंड लॉ है, अलग अलग प्रोफाइल में। और लॉज ऑफ मोशन में अच्छी चीज ये है कि आपको कुछ भी याद नहीं करना है, क्योंकि ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ कंसेप्ट है। लाइए जल्दी से लाइए जरा। 40, हाँ 40 आया ना हम सभी का, क्या हमारा 40 आया, 40। अब से एक ही किसी पार्ट से करेंगे, अभी आप दोनों पार्ट से सॉल्व करके देख लो, 40 भी छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा किसी से भी करके देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। करें आगे, करें नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्लियर है ना। जिस पॉइंट, रूल नंबर 1, जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना है उस पॉइंट पर हम इमेजिन करते हैं कट किए, ये पूरा रॉड को यहाँ से कट किए तो दो पार्ट बना, एक छोटा सा पार्ट ये और एक बड़ा सा पार्ट ये। अब किसी भी पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जैसे मैंने ये रिमेनिंग पार्ट ए से यहाँ कट किया था, तो ये जो ऐसा पार्ट है इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ बनाया, ये 1 मीटर है, तो रिमेनिंग पार्ट का कितना लेंथ हो गया, 4 मीटर, क्लियर ना। इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगा, आंसर आगे की तरफ। क्यों आगे की तरफ, इसको आगे ले जाने वाला यही एक फोर्स है, क्लियर है ना, टेंशन का डायरेक्शन भी क्लियर। अब मुझे एक्सेलेरेशन चाहिए, तो पूरा रॉड का जो एक्सेलेरेशन होगा वही इस पार्ट का भी एक्सेलेरेशन होगा। तो एक्सेलेरेशन कैसे निकाला, एक्सेलेरेशन होता है फोर्स बाय मास, या F इक्वल होता है m। तो टोटल फोर्स 100, टोटल मास 10, ये पूरा सिस्टम मानकर एक्सेलेरेशन निकाल दिए। कल से ये काम कर रहे थे कि जब भी पूरा एक जैसा हो तो उसको एक सिस्टम मान लेते हैं। तो ये जो एक्सेलेरेशन है, अब इसमें से कितना भी छोटा टुकड़ा कर दो, हर एक टुकड़े का एक्सेलेरेशन वही रहेगा, क्योंकि पूरा रॉड एक साथ चलेगा, है ना। तो एक्सेलेरेशन आ गया। इस 4 मीटर का सिर्फ अपना मास कितना होगा, ये 10 केजी तो पूरे का मास है, पर इतने का मास कितना होगा, तो हम लोग निकाले डेंसिटी 2 केजी पर मीटर। तो 1 मीटर का 2 केजी है, तो 4 मीटर का 8 केजी। अब ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। नेट फोर्स इसमें एक ही लग रहा है, टी, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, मास 8, एक्सेलेरेशन 10, 80। हेलो, समझ में आया, बोलिए। न्यू कैसे निकाला, टोटल मास बाय टोटल लेंथ, टोटल मास 10 केजी, टोटल लेंथ 5 केजी, 5 मीटर, है ना। आगे फॉर्मूला भी लिखे थे ना थ्योरी के समय, हाँ छोटा वाला से नहीं आ रहा है, अभी करेगा ये लास्ट छोटा ना। चलिए आइए, अब ना हम लोग टेंशन एट बी निकाल के आपको बताते हैं। मैंने क्या लिख दिया, टेंशन एट टी, ये क्या है भाई, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेंशन एट ए, टी क्या है, टेंशन एट ए है ना आपका, अभी जो सॉल्व किए थे। और अभी हम लोग कर रहे हैं टेंशन एट बी, टेंशन एट बी, ये अभी हम लोग करने वाले हैं। चलिए, कुछ बच्चों का ये छोटा पार्ट से किए नहीं आया, इससे करते हैं। ये अपना बी पार्ट है, ध्यान से देखिए, बी मतलब छोटा वाला पार्ट। इस छोटे पार्ट का लेंथ कितना होगा, कोई बताएंगे, 2 मीटर, 1 मीटर, 3 मीटर, तो बचा 2 मीटर। इस बी पार्ट पे टेंशन बी किधर होगा, आगे एक तरफ होगा, और इसका मास हो जाएगा कितना, 4 केजी मास, क्लियर है ना, 2 मीटर का 4 केजी। अब एक्सेलेरेशन तो इसके पास भी सेम ही रहेगा, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है, फोर्स इक्वल टू एम, नहीं दिख रहा है, ये तो सबसे आसान, इससे क्यों नहीं है ना। टोटल एफ इक्वल टू एम ए, यहाँ पे फोर्स लग रहा है टी बी,
मास है 4, एक्सेलरेशन है 10, 40। अब देखिए उसने क्या बोला है कि एक ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब एग्जाम में ग्राफ दिया हो सकता है, अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे, है ना, डिस्टेंस वर्सेस टेंशन का। यानी कि अभी देखो 1 मीटर दूर लिए अलग टेंशन आया, 1 मीटर दूर 80 न्यूटन का आया, 3 मीटर के दूर पे गए तो 40 न्यूटन हो गया। तो टेंशन का वेरिएशन हो रहा है लेंथ के साथ। तो टेंशन का वेरिएशन लेंथ के साथ कैसे होगा, इसके लिए हमें एक ग्राफ बनाना है। आइए देखते हैं, बनाते हैं। पहले से जल्दी से नोट कीजिए, वेरिएशन ऑफ टेंशन विथ डिस्टेंस। इस डिस्टेंस के साथ टेंशन हर पॉइंट का अलग अलग है, तो एक जनरलाइज इक्वेशन बनाना पड़ेगा हमें और फिर उसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन का ये पार्ट है, पार्ट सी मान लो इसको, इसको पार्ट सी मान लीजिए। सी मतलब ये एक क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन था, ये तीसरा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ। ठीक है, ध्यान देखिए। अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे फिर से दिखा रहा हूं। ये 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है जी। इस पूरे की लेंथ, इस पूरे की लेंथ 5 मीटर है। अब पूरे का मास जो है आपका 10 केजी है। अब लेंथ के साथ टेंशन कैसे कैसे चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए। हम ना यहां से मान लिए कोई एक्स डिस्टेंस, ठीक है, कोई एक्स डिस्टेंस। अगर एक्स डिस्टेंस पे अगर मुझे टेंशन निकालना है, इसका टेंशन का नाम हम रखते हैं टी एक्स। तो यहां का टेंशन निकालो, ठीक है। तो पहला स्टेप वही होगा, क्या करेंगे हम लोग, मानेंगे यहाँ पे क्या कर दिए, कट कर दिए। तो मान लो इस यहाँ पे आपने कट कर दिया। बताओ सबसे आसान किससे बनाता, इससे बनाता, तो उसी को बनाते, बड़े वाले हिस्से को बना रहे, ठीक है। या छोटे हिस्से से बना दो, फिर लेंथ के लिए इक्वेशन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला हिस्सा भी हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। इसकी लेंथ हो गया x, लेंथ x है, तो बताओ मास कितना हो जाएगा, 2x। हर एक मीटर का लेंथ 2 है, तो x लीटर का 2x। कहाँ लगी, कब लिया हमने, 10 kg, सॉरी यही क्वेश्चन है ना, मास आपका 10 kg है। सेम क्वेश्चन तो सेम ही है ना, ओके। टेंशन है आपका tx। अब देखिए ये x हो गया ये, अब इसके पास एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन भी वही है 10। तो हमें एक जनरलाइज इक्वेशन बनाना है, और इसमें टेंशन किधर होगा, तो इसका टेंशन इधर होगा और इधर होगा 100 न्यूटन। तो एक tx के लिए हम लोग इक्वेशन बना देते हैं, ध्यान से देखिए। सारा इंफॉर्मेशन तो ले ही लिए, तो इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो ध्यान से देखिए, यहां के बाद इक्वेशन क्या बनेगा, 100 माइनस tx इक्वल टू, उसका मास है 2x, ये मास, और एक्सेलरेशन है 10। ये हो गया 100 माइनस tx इक्वल टू 20x। क्लियर है ना जी। तो ओके, देखिए वेरिएबल दो चीजें हैं, क्या वेरिएबल है, एक्स और टेंशन। जैसे जैसे एक्स बदलेंगे, मतलब डिस्टेंस बदलेंगे, टेंशन का वैल्यू बदलेगा। तो किसी एक को पॉजिटिव में रखो, ठीक है, उसको पॉजिटिव में रखिए। एक काम करो, ऐसा कर देते हैं, 100 माइनस 20x इक्वल टू tx, ठीक है ना। ओके, यही एक इक्वेशन मान लो, ये एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसमें दो चीजें वेरिएबल है, एक x और ये, मान लो ये आपका y है और ये आपका x है। तो देख रहे हैं दोनों का पावर क्या है, जो भी दो वेरिएबल है दोनों का पावर क्या है, 1 1। जब भी दोनों वेरिएबल का पावर 1 1 हो तो ग्राफ कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब y इक्वल टू mx प्लस c। देखो ये है क्या है,
देखो ये y, ठीक है, ये है mx और ये है c। समझ पा रहे हैं? y इक्वल टू mx प्लस, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, देखो जरा आपको और आसानी समझ में आएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं tx इक्वल टू -20x प्लस 100, है ना, यही है y इक्वल टू mx प्लस c। यानी इसका वेरिएशन तो इस इक्वेशन से होगा ये। अब मानो आपकी x की लेंथ कुछ भी रखो, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें TA निकाले थे 80, उसमें x का वैल्यू कितना था, 1 मीटर पे निकाले थे ना, x की वैल्यू 1 मीटर रखो, आंसर कितना हो जाएगा 80 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी सॉल्व किए थे TB, वो कितने पे निकला था, 4 मीटर पे, याद आया, नहीं सॉरी 3 मीटर पे, तो 3 रखो, तो 20 इंटू 3 60, 100 में 60 गया, कितना आ जाएगा 40। तो अब x की कोई भी वैल्यू दोगे उसके लिए हमें टेंशन निकल जाएगा। ये तो जनरलाइज इक्वेशन आ गया टेंशन का, क्लियर है ना। अब मुझे इसका वेरिएशन दिखाना है यानी ग्राफ दिखाना है, तो आराम से दिखा दो, स्ट्रेट लाइन से ग्राफ दिखा सकते। क्या इसका ग्राफ आप ड्रॉ कर पाएंगे? देखो मैं वहां ड्रॉ करता हूँ लास्ट, आप कंटिन्यू ही करना, ये उल्टा पुल्टा हो गया, इसका सिर्फ मैं ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ध्यान से देखिए, मैंने एक दो एक्सिस सेलेक्ट किया, y एक्सिस को टेंशन माना, x एक्सिस को x माना। बताइए जी y एक्सिस का इंटरसेप्शन को क्या बोलते हैं, c, यानी यहाँ कहीं 100 वैल्यू रहेगा जहां भी कट करेगा 100, ठीक है। अब 100 से मैं कैसे ले जाऊं, ऐसा कट कराऊं या ऐसा कराऊं, ये भी तो सोचना पड़ेगा। तो डिसाइड करेगा स्लोप कैसा है, निगेटिव या पॉजिटिव। तो स्लोप कैसा है, निगेटिव, यानी एंगल क्या जाएगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो अगर तुम ऐसा वाला लाइन खींचते हो तो ये तो 90 डिग्री से कम हो जाएगा ना, यानी ये लाइन ऐसा खिंचाएगा। ये सारी चीजें हम लोग बहुत डीपली कर चुके हैं स्ट्रेट लाइन जब पढ़ रहे थे। तो ये ऐसा ग्राफ जाएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ये हो गया इसका ग्राफ। अब आपको ड्रॉ करने आएगा तो ड्रॉ किया हुआ रहेगा तभी तो देखकर पहचानोगे एग्जाम। क्या कोई मुझे बता सकता है इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, कोई बता सकता है? उस पॉइंट पे टेंशन कितना, 0, टेंशन का 0 कितने पे होगा जी, 5 पे। x का वैल्यू 5 रखोगे तब तो 0 होगा, यानी ये पॉइंट 5 है। तो ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन कौन है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। पूरा इक्वेशन में क्या क्या चीजें हैं, एक 100 है वो कांस्टेंट है, एक 20 है वो कांस्टेंट है, ये x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है और t का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, यानी ये दो क्या है, वेरिएबल। जनरल कुछ भी वेरिएबल बनाते हैं इक्वेशन तो उसमें y और x वेरिएबल लगता है, तो किसी एक को y मानना पड़ेगा, किसी एक को x मानते हैं। मतलब जब भी दो वेरिएबल का पावर सेम हो, पावर सेम मतलब 1 पावर हो, इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो वो ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। इतनी बातें याद है, यानी ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्लियर ना। अब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मुझे याद है y इक्वल टू mx प्लस, तो हम दोनों को कंपेयर करके देखें एक जैसा है या नहीं है। कंपेयर हुआ, हमने समझ में आया y एक्सिस की जगह हमने माना टेंशन एक वेरिएबल, c की जगह प्लस 100 आया, c होता है y एक्सिस का इंटरसेप्शन, मतलब y एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, तो y एक्सिस पे समझ में आ गया, प्लस वही माइनस आता तो नीचे से कट होता, और x की जगह x, और ये जो है -20 वो किसकी जगह आया, m की जगह। m क्या होता है, स्लोप। स्लोप निगेटिव कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा हो, हाँ tan थीटा होता है ना स्लोप, tan 90 के बाद निगेटिव होता है। 90 तक फर्स्ट कोऑर्डिनेट ना, देखो ये सब बेसिक ट्रिगोनोमेट्री याद है ना, ये 4 कोऑर्डिनेट याद आया। 0 से 90 तक कोई कैसे निगेटिव हो सकता, ऑल पॉजिटिव होता है ना, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270, कुछ याद आया, तो बताओ 0 से 90 डिग्री एंगल में कोई वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट कुछ भी नहीं होगा नेगेटिव। 90 से 180 में सब नेगेटिव होगा एक्सेप्ट साइन की, याद आ रहा है ये सारी बातें। पर हमारा स्लोप का मतलब है टेन थीटा, तो बाकी से तो मुझे लेना देना ही नहीं है। एम का मतलब है टेन थीटा, याद कीजिए एम का मतलब हुआ टेन थीटा, तो टेन थीटा निगेटिव है, मतलब 90 से ज्यादा एंगल है। तो अब ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जो इसको कट करे और 90 से ज्यादा, यहां से दो ही कट होगा ना स्ट्रेट लाइन, या तो ऐसा कट करोगे या ऐसा कट करोगे। अगर ऐसा कट करोगे तो देखो ये एंगल 90 से कम आएगा, ऐसा कट करेंगे तो अब देखो ये एंगल आया 90 से ज्यादा, ये थीटा जो आया ये आया ग्रेटर देन 90। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है ना आपका, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, यही ओरिजिनल क्वेश्चन है। जैसे पहले ना 1 मीटर 2 मीटर ऐसा लेते थे, उसी 1 मीटर 2 मीटर की जगह अभी हमने क्या लिया, x मीटर कुछ भी ना, एक जनरलाइज इक्वेशन बनाना चाह रहे हैं, उस अब x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। 1 मीटर रखेंगे तो 1 मीटर का आ जाएगा, x की वैल्यू 3 मीटर रखेंगे 3 का आ जाएगा। तो रूल क्या बोलता है, जहां का निकालना है वहां पे क्या कर दो,
कट कर दो, तो इसको कट किया, दो पार्ट बना, एक छोटा पार्ट एक इधर बड़ा वाला पार्ट। इस छोटे पार्ट का यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जो एक्स लेंथ का है। सेम क्वेश्चन तो किया, अभी तो दो क्वेश्चन ऐसा किए हैं। इधर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पीछे टी एक्स लगेगा ना यहाँ का टेंशन। एक्स लेंथ का मास कितना हो जाएगा 2x, 1 मीटर का x 2 था तो x मीटर का 2x, इधर इतना एक्सेलेरेशन है। तो क्या होता है F इक्वल टू एम ए, नेट फोर्स कितना 100 माइनस टी एक्स इक्वल टू एम ए। यहां तक समझे? तो उसी को तो सॉल्व किया, ये आ गया। ये इक्वेशन देखकर हमें समझ में आ गया है दोनों का पावर सेम है, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं समझ गया, ग्राफ ब्राफ अब नहीं बताऊंगा। आप आराम से, टेंशन मत लीजिए आप लोग। तो आसान सा क्वेश्चन देता हूँ, आप खुश हो जाएंगे, एकदम लॉलीपॉप जैसा, एकदम आराम से देखो, एकदम खुश हो जाइए। एकदम आसान आसान क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस का था ये क्वेश्चन। चलिए, ये मान लो एक 5 kg का मास भी लगा दिया, ठीक है। और इस 5 kg को 50 न्यूटन की फोर्स से मैं आगे खींच रहा हूं, ओके। और इसे इधर भी खींच रहे हैं कोई 25 न्यूटन फोर्स से, ठीक है। मास ऑफ रॉड जो है वो दिया हुआ है 20 kg, ठीक है। लेंथ जो है ये है 40 मीटर, ठीक है। तो बोला है फाइंड ए बी, अभी बताएगा, टेंशन एट ए एंड बी, ठीक है। यहाँ कहीं मान लो ये पॉइंट है ए, तो यहाँ पे एक पॉइंट है बी, ठीक है। डिस्टेंस भी दे दिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दिया है 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया है आपका 30 मीटर। मीटर, ठीक है। पूरा लेंथ है 40 मीटर का। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, एक दो फोर्स बढ़ गया, और क्या। पहला स्टेप, टोटल पहले बताओ पूरा एक सिस्टम है या नहीं है ना? अरे पूरा एक ही साथ में जाएगा जिधर जाएगा, तो पूरा सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो, नेट फोर्स बाय मास, उससे पता चल जाएगा किस डायरेक्शन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर जाएगा, एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स, नेट फोर्स हो जाएगा 50 माइनस 25, 25 बाय 20, टोटल मास 20 है ना, समझ पा रहे हैं? पूरे सिस्टम को लोगे ना, उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा। स्ट्रेस लेकर मत क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पीस होकर सॉल्व कीजिए, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, 2 मिनट बाद फिर बोर्ड पे खुद हो जाएगा, पर एकदम पीस होकर सॉल्व करें। प्रोसेस को एंजॉय कीजिए कि ये करना है ऐसा। पहला स्टेप, आप एक्सेलरेशन निकालेंगे। मुझे ये समझ में आ गया, सिस्टम इधर जाए या उधर जाए, है ना, साथ में ही जाएगा, साथ में जाएगा यानी एक्सेलरेशन निकल जाएगा। आगे एक्सेलरेशन, चलिए स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। एक्सेलरेशन हो गया, टोटल फोर्स कितना 50 माइनस 25, और मास कितना, तो मास देखो, मास तो माइनस होता नहीं है, इसका मास 5 kg है और इसका मास 20 kg है ना, तो 20 kg प्लस 5 kg, ठीक है ना। तो ये हो गया 25 बाय 25, एक्सेलरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपको ये जो एक्सेलरेशन मिला, ये हर एक पॉइंट का, हर एक हिस्से का है। अब जिसका निकालना है, मानो ए का निकालना है, कट मारो ए से, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम। मुझे बताओ इस पॉइंट पर आप लोग खुद से कि टीए का डायरेक्शन किधर होगा, 25 की तरफ या उसके अपोजिट? उसके अपोजिट, समझ पा रहे हैं ना?
तो सोचना नहीं है। अब ये सारी चीजें आप समझ पा रहे हैं, और ये इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू 1 है। अब 10 मीटर का मास भी जरा निकाल लो, क्योंकि एमए के लिए मास तो चाहिए। अब इसका मास कितना होगा, ठीक है। एक बात बताओ जरा ध्यान से, ओरली नहीं सोच सकते हैं, ध्यान से देखो। 40 मीटर का मास है 40 केजी, इसका डेंसिटी क्या रहा होगा पर मीटर, कितना रहा होगा, हाफ केजी। नहीं दिख रहा, 40 मीटर में 20 केजी मतलब कितना है, हाफ केजी पर मीटर। क्लियर है ना। और नहीं तो आप डेंसिटी निकाल लीजिए, म्यू टोटल मास बाय टोटल लेंथ, वही आएगा हाफ केजी पर मीटर। यानी 1 मीटर का मास होता है आधा केजी, तो 10 मीटर का मास कितना, 5 केजी। इसका मास हो गया 5 केजी। अब क्या करना है, F इक्वल टू एम ए। ज्यादा फोर्स कौन है, TA, क्योंकि उस डायरेक्शन जा रहा है। अच्छा एक बात और ध्यान से समझिए, कई क्वेश्चन में ना आपको पता ही नहीं रहेगा बॉडी कौन ज्यादा है, किधर जा रहा है, एक्सेलेरेशन किधर है, तो आप आंख बंद करके किसी को भी ज्यादा मान सकते हैं। अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो यानी आपने सही डायरेक्शन माना था, और आपका आंसर अगर निगेटिव आया मतलब आपने जो डायरेक्शन माना उसका अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए था। मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे एक्चुअल में तो अभी लॉजिक से क्लियर है कि TA -25 इक्वल टू एम ए लिखना चाहिए, पर कोई बच्चा मान लो गलती से इसको ज्यादा मान लिया, मान लो गलती से, तो वो लिखेगा 25 माइनस TA इक्वल टू एम ए। अंतर बस इतना आएगा कि आंसर आपका निगेटिव में आएगा TA का। समझ पा रहे हैं। यानी आपने जो आंसर निकाला वैल्यू तो सेम है, डायरेक्शन आपने अपोजिट ले लिया, माइनस प्लस तो डायरेक्शन को ही दिखाता है। आप दोनों से करके देखो, वैल्यू सेम आएगा, डायरेक्शन अपोजिट आता है, क्योंकि यहाँ उल्टा डायरेक्शन माने। क्लियर है ना मेरी बातें। तो उसमें भी ज्यादा लोड नहीं लेना है कि किधर ज्यादा है किधर कम है, आंख बंद करके सॉल्व करिए। अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव आया तो आपने सही सोचा है, निगेटिव आया मतलब उल्टा सोचा है, सीधी सी बात। चलिए तो अभी तो आप सही सोच ही रहे हैं, आप लोग तो ऑलरेडी बुद्धिमान है, तो मैं ऊपर वाला ही ले रहा हूं। हो गया ना जी। TA -25 इक्वल टू मास 5 एक्सेलेरेशन 1, तो TA इक्वल टू 5 + 25 यानी कि 30। ठीक है। अच्छा 2-3 क्वेश्चन देता तो हम ये झमेला में नहीं पड़ते, हम कोई एक्स के लिए इक्वेशन निकाल लेते जो अभी समझाया, पर मैं अभी कराऊंगा नहीं, बहुत डर लग रहा है आप लोग से। पर अगर मान लो यही अभी जैसे ए पे बी पे का पॉइंट और दे देता, तो मैं क्या करता, एक जनरलाइज एक्स पॉइंट का निकाल देता, अब उसे एक्स की वैल्यू अलग अलग रखकर सबका निकल जाता। मेरी बात समझ पा रहे हैं। पर अभी तो 2 ही है, तो चलिए निकाल लीजिए। टीवी जरा बताइए, बी पॉइंट का बी पॉइंट के लिए क्या करोगे, पहला स्टेप बी से कट मारो, फिर आपके पास इतना बड़ा टुकड़ा बचेगा, इस टुकड़े में इधर 25 न्यूटन, इधर टीबी लगेगा। समझ पा रहे हैं, क्योंकि फाइनली बॉडी को तो आगे इधर का ही ले जाएगा टेंशन। यहां से कट करेंगे ना जी, यहां से यहां से यहां से यहां से कट कीजिए, इतना बड़ा टुकड़ा बचा, एक इधर टेंशन एक इधर टेंशन, पूरे का मास पता है 30 मीटर का मास, एक्सेलरेशन 1, इक्वेशन बनाइए, क्या दिक्कत है, आया ना 40 न्यूटन, वेरी गुड, 40 न्यूटन 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें, हम सभी का आया ना 40। देखो मैं इसको मिटाकर फिर से कर दे रहा हूं, जो बच्चे का नहीं आया उनके लिए, पर प्लीज थोड़ा फास्ट करें चीजों को। चलिए मुझे समझ में आ गया, बी पे निकालना है, तो बी से कट मारा, बी से कट मारा तो अपना ये बन गया छोटा वाला टुकड़ा, उधर वाला टुकड़ा जो भी है जिसकी लेंथ है 30 मीटर। इस पॉइंट पर बी का टेंशन इधर लगेगा टीबी, इधर वाले पॉइंट पे 25 तो लग ही रहा है, इसमें एक्सेलरेशन तो 1 निकाले हुए ही है, 30 मीटर का मास आधा केजी पर यूनिट है पर मीटर, तो इसका हो जाएगा 15 केजी। अब नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, उधर जा रहा है ज्यादा टीबी है, बाकी मैंने ये भी समझाया कि इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीबी -25 इक्वल टू 15 × 1,
टीबी इक्वल टू 15 प्लस 25 40 न्यूटन आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये प्रोफाइल आप सीख गए, तो इसमें मुझे नई चीज कुछ नहीं सिखाना था, सिर्फ आपको ये समझाना था कि मास हो तो टेंशन अलग होगा, तो कैसे डील करेंगे। बाकी एक बार फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, इसके बाद तो नई चीज कुछ भी नहीं मिला, वही तो कर रहे हैं हमेशा। आइए एक दो और थोड़ा पुल्ली वाला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, देखिए, हे महान आत्माओं, इतनी क्या बात आपको याद आ गया है का? ओके, वी हैव टू फाइंड टेंशन। एक्सेलेरेशन नहीं बोला है, पर आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन बोला नहीं है, निकालना ही पड़ेगा। तो फाइंड टेंशन, देखिए एक्सेलेरेशन बोला नहीं है, पर हमें निकालना ही पड़ेगा। तो देखो, दो मास वाला तो कई क्वेश्चन किए पुल्ली में, इस बार 3 मास है ना। एक हॉरिजेंटल सरफेस 2 केजी रखा हुआ, एक स्ट्रिंग गया पुल्ली से होता हुआ, ये पुल्ली है आपका, पुल्ली से होता हुआ, फिर दूसरा 2 केजी मास पे गया, ये 2 केजी से फिर एक और पुल्ली होता हुआ 1 केजी पे गया। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं दिया है, मैंने दोनों बातें बताई, या तो आप अपोजिट डायरेक्शन मानोगे आंसर नेगेटिव में आएगा और कुछ भी अंतर नहीं आएगा। बाकी आप सोच सकते हैं एक्सेलरेशन किधर होना चाहिए, 1 केजी का, ऊपर या नीचे। नीचे समझ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं है, मैं अभी आपको समझा रहा हूं। तो इसका एक्सेलरेशन आप नीचे मान लेंगे, जब इसका एक्सेलरेशन नीचे तो इसका भी इधर ही होगा, कुछ इसका भी एक्सेलरेशन इधर ही होगा और इसका भी इधर ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्या सभी का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग होगा? सेम ही ना होगा, ऐसा नहीं ये 20 की स्पीड से चलेगा, ये 2 की स्पीड से चलेगा और ये स्ट्रिंग लंबा होते चला जाएगा। इम्पॉसिबल बात है, बात समझ पा रहे हैं। तो सबके एक्सेलरेशन सेम होगा। अब मुझे बताओ, इस तीनों मास को एक सिस्टम मान सकते क्या? बोलो यस नो, क्यों हाँ बोले? क्या मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम है क्या? नहीं ना, तो सेम एक्सेलरेशन नहीं है टेक्निकली, क्लियर है ना, वैल्यू सेम आएगा, पर एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन एक किसी और एंगल में जा रहा है। तो अब ऐसा एक्सेलरेशन के समय टोटल फोर्स बाय टोटल मास नहीं कर सकते, अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल ही करना पड़ेगा। यानी 2 केजी का एफबीडी बनाएंगे, दोनों 2-2 केजी का और 1 केजी का, खुद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन में कुछ भी हो, नहीं कुछ समझ में आया, एफबीडी बनाइए। तो एक बार दोनों 2 केजी और 1 केजी का एफबीडी बनाइए। अच्छा मुझे बताओ, टेंशन निकालना है तो मुझे बताइए, हर जगह टेंशन सेम या अलग अलग? कहां से कहां तक सेम रहेगा? इस 2 केजी से इस 2 केजी तक का टेंशन सेम या अलग? सेम। अभी तो दिक्कत नहीं है ना जी, ये पुल्ली कोई फोर्स नहीं लगाता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। यहां से यहां तक टेंशन सेम, और इस 2 केजी से इस 1 केजी तक का टेंशन सेम, यानी कुल मिलाकर 2 टेंशन निकालना है ना।
मान लो इधर वाले का पार्ट का नाम 1 रख दो, इधर वाले का नाम 2 रख दीजिए, है ना। तो क्या 3 FBD बनाओ, तीनों के लिए लगाओ नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, 3 इक्वेशन मिलेगा। इतना रेडी कीजिए, इतना रेडी करेंगे खुद आपको देखकर लग जाएगा हो गया सॉल्व। टेन आया क्या, T1 या 2? दोनों का सेम आया, 5 आएगा। तुम ना कॉमेडी मत किया करो भाई, कल लास्ट क्लास में समझाए थे कॉमेडी करना है तो कपिल शर्मा का शो एक आता है, देखिए 1 घंटा एंजॉय कीजिए, है ना। 8 महीना देखेंगे एम्स पहुंच जाएंगे। हाँ बोलिए। तो रुको वेट करो, बोर्ड पे समझाऊंगा। और थोड़ा माइंड को पीस करिए, है ना। अप्रोच, जो अप्रोच से पूरी दुनिया एम्स तक पहुंचा है, आप भी उसी अप्रोच से पहुंच सकते हैं। आपको लगेगा कि मैं कुछ आइंस्टाइन वाला इधर से कहीं से कुछ आ गया, तो आइंस्टाइन एम्स में नहीं गए थे, समझ पा रहे हैं। आइंस्टाइन 6-7 फेल कर गए थे, तो फिर ठीक है आप साइंटिस्ट बन जाएंगे पर एम्स में नहीं पहुंचेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में याद कीजिए, मैंने आपको यही बताया था कि नीट क्रैक करने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, अप्रोच लीजिए उस पर मैं। चलिए आइए, एक पहले तो तीनों FBD बनाइए। पहला स्टेप मैंने क्या बताया, तीनों FBD बनाइए, खुद आपको समझ में आ जाएगा। 3 FBD और तीनों का इक्वेशन लिखिए। चलिए मैं तीनों FBD एक साथ बना रहा हूं, ध्यान ध्यान देखो, मैं इसी में बना रहा हूं, आप अलग बनाएंगे। आइए, इस 1 kg का FBD, नीचे एक फोर्स कौन सा, mg। इस mg का वैल्यू भी हम साथ में लिखते जाते, कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 × 10 न्यूटन। क्लियर है ना। एक ऊपर लगेगा टेंशन जिसका नाम होगा T2। क्लियर है ना। इसके लिए इक्वेशन भी हमारा बन गया। क्या इक्वेशन रहेगा जी, ज्यादा 10 माइनस T2, समझ पा रहे हैं ना। 10 - T2 इक्वल टू MA, M का वैल्यू 1 है तो 1 × A, यानी 10 - T2 इक्वल टू A। ये हमारे लिए एक इक्वेशन बन गया है। क्लियर है ना। बस इतना काम हम लोग करेंगे, 3 इक्वेशन दिखेगा, खुद आंसर आ जाएगा। आ जाइए, इसका क्या हम वर्टिकल का कुछ भी करें, आंसर नहीं, जरूरत ही नहीं है, टेंशन जो भी है हॉरिजॉन्टल में। चलिए आगे लगेगा T1, क्या इस पे और भी कोई फोर्स लगेगा, लो इस पे क्या और भी कोई फोर्स लगेगा, ये 2 kg पे नहीं, ये वर्टिकल को छोड़ दो, वर्टिकल से तो मतलब ही नहीं है। हॉरिजॉन्टल में कोई और फोर्स लगेगा तो T1 का ओरल आंसर आएगा T1 इक्वल टू 2 × A। समझ पा रहे हैं, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 3 यहां पे आ जाइए, इसमें देखो कौन कौन सा फोर्स, ध्यान से देखिए। एक ऊपर लगेगा इधर T1, एक इधर नीचे लगेगा क्या, T2। क्या इसमें और भी कोई फोर्स है mg का अब लेना पड़ेगा कंपोनेंट। बात समझ पा रहे हैं, यहां पे भी mg था पर यहां एकदम वर्टिकल था ना, तो वर्टिकल से हमें मतलब ही नहीं था। यहाँ टेंशन की डायरेक्शन में फोर्स तो कोई नहीं था, पर यहाँ टेंशन ऐसा है तो इस डायरेक्शन का हर फोर्स को लेना पड़ेगा। तो फिर भी हम mg का दूसरा कंपोनेंट नहीं लेंगे, हम सिर्फ इंक्लाइन प्लेन वाला लेंगे। बताओ प्लेन के अलोंग कौन सा कंपोनेंट होता है, साइन थीटा वाला। समझ पा रहे हैं ना। तो देखो mg कुछ लग रहा होगा ऐसा, इधर नीचे की तरफ आएगा, लो mg साइन थीटा, कुछ समझ पाए। चलिए इसका इक्वेशन मैं यहां लिख रहा हूं, बॉडी नीचे जा रहा है यानी कि T2 प्लस mg साइन थीटा माइनस T1 इक्वल टू MA। इस पूरे को मैं कंप्लीट करता हूं, T2 प्लस मास है 2, G है 10, साइन थीटा साइन 30G, T1 इक्वल टू मास 2 एक्सेलेरेशन A। 2 से 2 कैंसल, तो T2 प्लस 10 माइनस T1 इक्वल टू 2A। ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको या किसी बच्चे को इक्वेशन 1 2 3 दे दिया जाए, बोले T1 T2 का वैल्यू बताइए, नहीं बता पाएंगे।
चलिए मैं फाइनल आंसर दे रहा हूं, है ना। फाइनल आंसर मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद आप घर पे भी सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट आंसर देखिए, आपका एक्सेलरेशन जरूरत पड़ेगा, नहीं भी करोगे वैल्यू आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका T1 और T2, एक का आ जाएगा 8 न्यूटन, एक का आ जाएगा 6 न्यूटन, ठीक है ना। ओके, चलिए पहले तो आप देखो, तीनों इक्वेशन को एक साथ जोड़ देंगे। इसमें T1 प्लस में है, इसमें T1 माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। इसमें देखो T2 माइनस में, इसमें T2 प्लस में। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आंख बंद करके इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 एक साथ जोड़ देना, यहां से आपका एक्सेलेरेशन वगैरह आ जाएगा। और एक बार एक्सेलेरेशन आ गया, कहानी खत्म। आइए आगे बढ़ेंगे, हम लोग जल्दी करें, एक क्वेश्चन एटलीस्ट और करके हम लोग। आप यहां तक अच्छे से लिख लीजिए, इसके बाद लिख लेना इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसा करना है, और ये आपका आंसर है। करें ना? ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूं। हे बात करने वाले प्राणियों, क्यों बातें कर रहे हैं कंटिन्यू? ओके देखो, ये पुल्ली है 2 kg 5 kg, ठीक है ना। ओके, फिर से मैं एक्सेलेरेशन आपको दे रहा हूं, बाकी एक्सेलेरेशन आप अपोजिट में लेंगे तो आंसर सिर्फ माइनस में आएगा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर से हमेशा की तरह हमें फाइंड करना है टेंशन एंड एक्सेलेरेशन। हमेशा की तरह मुझे फाइंड करना है टेंशन एंड एक्सेलेरेशन। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर सिर्फ टेंशन भी बोले ना, तब भी आपको एक्सेलेरेशन फाइंड ही करना पड़ता है, इक्वेशन में आ ही जाता है। जरा इस बार सोचो, 2 kg और 5 kg क्या सेम सेम सिस्टम है? दोनों सेम डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा? अपोजिट। सेम कैसे लग सकता है भाई? ये 5 kg अगर नीचे आएगा तो 2 kg नीचे आएगा क्या? ये पता चला इसको तोड़ दे तो अलग बात है। ये 5 kg नीचे आएगा तो ये 2 kg ऊपर जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तो वैल्यू से भी कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट ही लग रहा है मुझे कि अपोजिट डायरेक्शन पर। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा या अलग होगा? सेम। ये मानो 1 सेकेंड में 1 मीटर नीचे आया तो ये 1 ही मीटर उधर जाएगा ना जी, यानी दोनों का स्पीड सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम होगा, और दोनों एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ, रास्ते में कोई फोर्स नहीं है, पुल्ली कोई फोर्स नहीं लगा रहा, ये तो बस सपोर्ट कर रहा है उसको। तो पुल्ली के साथ टेंशन का वैल्यू नहीं बदलेगा, तो टेंशन पूरे स्ट्रिंग में सेम रहेगा। समझ पा रहे हैं? फिर से आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, एफबीडी बनाइए, और वर्टिकल के चक्कर में यहाँ पे नहीं जाएंगे, एक तो आना ही पड़ेगा इसमें वर्टिकल, चूंकि mg का कंपोनेंट आएगा, पर सिर्फ हम ना वो कंपोनेंट लेंगे जो टेंशन या एक्सेलेरेशन के लॉन्ग है।
बाकी वो कर सकते हो, पर वही होगा नॉर्मल इक्वल टू mg cos थीटा, उससे कोई फायदा नहीं है आपका। चलिए पूरे 2 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए। 5 kg का FBD, बताइए जी, इस डायरेक्शन में एक टेंशन और इस डायरेक्शन में mg साइन थीटा 5g साइन 30, हो गया ना। इक्वेशन क्या बनेगा, ज्यादा कौन है ये, इतना माइनस टी इक्वल टू एम ए। इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इस डायरेक्शन में टेंशन, इस डायरेक्शन में mg यानी कि 2g साइन 30, क्लियर है ना। इसका इक्वेशन, ये बॉडी उधर जा रहा है, t माइनस इतना इक्वल टू 2a ma, बस हो गया सॉल्व। 2 इक्वेशन आया, कितना आ गया एक्सेलेरेशन, फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, 15/7, ऐसा कुछ है मेरे पास वैल्यू। एक्सेलेरेशन का वैल्यू है 15/7 और टेंशन का वैल्यू हो गया 100/7। दो इक्वेशन लिखो, 2 इक्वेशन लिखो। FBT आप लोग भी ऐसा ही बनाए ना, किसी का गलत तो नहीं बना, FBT सही बना ना, तो बस इक्वेशन ही तो कर लिखना है। एक इक्वेशन बन जाएगा 5g साइन 30, नीचे की तरफ माइनस टी इक्वल टू एम ए यानी 5 इंटू ए, इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, 5 इंटू 10 इंटू साइन 30 माइनस टी इक्वल टू 5a यानी 50। अच्छा ये फ्रैक्शन में रहने दो, वैल्यू ऐसा लिख दो, 50/2 माइनस टी इक्वल टू 5a, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एक इक्वेशन ये हो गया। अच्छा इसको 25 ही लिख दो ना, ठीक, इसको ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ 25 माइनस टी इक्वल टू 5a, ये इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे यहां से, ये क्या बन जाएगा, t माइनस 2g साइन 30 इक्वल टू 2 इंटू ए, तो t माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाफ इक्वल टू 2a। देखो t माइनस 10 इक्वल टू 2a, ये इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने में कोई दिक्कत, सीधा ऐड कर देंगे, एक में प्लस टी है एक में माइनस टी है, कैंसिल हो जाएगा। बोलिए बोलिए, आया ना, बोलो कहाँ, हाँ फिर से, अरे ये इधर जा रहा है, तो ये किधर जाएगा, ऊपर ही ना जाएगा भाई, इसमें इसका एक्सेलेरेशन तो इधर ही होगा ना जी। देखिए प्लीज आप लोग अभी तक ना लॉज ऑफ मोशन शुरू नहीं किए घर पे, आज और कल बहुत अच्छे से उसे कवर कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन है सॉल्व कर लीजिए। मंडे से 2-3 क्लास में थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा, 2-3 क्लास अभी तक बेसिक बेसिक जितना क्वेश्चन कराना था मैंने करा दिया, एकदम बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक से ज्यादा पुल्ली रहेगा, 3-4 पुल्ली होगा, इंक्लाइन प्लेन आएगा और स्प्रिंग फोर्स आएगा, तो प्लीज जितना भी बेसिक है उसको कंप्लीट करें। मंडे से 2-3 क्लास हम लोग स्टैंडर्ड क्वेश्चन करके कंप्लीट करेंगे ये चैप्टर।